वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। हम लोग ईवीएस कर रहे थे। एनसीईआरटी बुक क्लास 4 की लगा रहे थे, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर जो 8 था वो था नानी के घर तक। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 9, 10, 11 जो कि छोटे छोटे से चैप्टर हैं, इसलिए तीनों चैप्टर को इसी वीडियो में करेंगे। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और ईवीएस पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, इससे एग्ज़ाम देने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 जो है बदलते परिवार। इस चैप्टर में इतना खास इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2-3 पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है जो मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। पहला इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है अध्यापक के लिए कक्षा में प्रत्येक बच्चे को अपने अनुभव बताने का अवसर दें, यानी कि पेडागोजी से रिलेटेड एक यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि क्लास में हर बच्चे को उनके अनुभव बताने का मौका देना चाहिए। पेडागोजी से रिलेटेड एक पॉइंट यहाँ पे है। उसके बाद इसमें एक और पॉइंट है जो कि सभी को पता होगा। अध्यापक के लिए है बच्चों की पढ़ाई बीच में छूटने पर और बाल विवाह कानून जो ये बताता है कि लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 और लड़की के लिए 21 वर्ष है। इस पर यदि आवश्यक हो तो चर्चा करवाई जा सकती है, एक ये पॉइंट है। उसके बाद हम लोग चैप्टर 10 पे मूव करते हैं। चैप्टर 10 है वो है हुतुतु हुतुतु। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे होंगे जिसमें कुछ लड़कियाँ गेम खेलती हुई नज़र आ रही हैं। ये कौन सा गेम खेलती हैं? ये कबड्डी गेम खेलती हैं। हर एरिया में इसे अलग अलग नाम से भी जाना जा सकता है। तो इसमें मेन आपको यही याद रखना है कि जो हुतुतु और ये जो कई नाम है इस गेम के कबड्डी के, वो कौन कौन से हैं, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कबड्डी को चेटुगुडू हुतुतु हा डुडू छू किटकिट किटकिट कबड्डी, इस नाम से भी कबड्डी खेल को जाना जाता है। इसके कई नाम होते हैं। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि एक कबड्डी को एक गलत नाम दिया जा सकता है, बाकी 3 ऐसे नाम दिए जा सकते हैं जो कि कबड्डी के ही नाम होते हैं, अलग अलग जगहों पे बोले जा सकते हैं। तो आपको नाम पता होने चाहिए कि इसको और कई किन नामों से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक है पेडागोजी से रिलेटेड पॉइंट। अध्यापक के लिए इस खेल से बच्चों का ध्यान इस ओर खींचें कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं, यानी कि जिस तरह से कबड्डी गेम खेलने में भी कुछ नियम होते हैं, जैसे हर गेम खेलने के नियम होते हैं, उसी तरह जीवन बिताने के लिए भी हम नियम बनाते हैं ताकि इससे हमारे सभी कार्य सही ढंग से चले। यहाँ पे लिखा है ताकि सभी काम सही ढंग से हों। हमारे आपस में मतभेद और झगड़े भी होते हैं और हम इन्हें सुलझाते भी हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पेडागोजी से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ आपको एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि कबड्डी में 12 प्लेयर्स होते हैं, 7 एक बार में खेलते हैं, बाकी जो बचे होते हैं वो बाद में खेलते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर से पॉइंट है वो है कर्णम मलेश्वरी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार इससे क्वेश्चन आते हैं। इससे जो क्वेश्चन आया है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। कर्णम मलेश्वरी के बारे में 3-4 पॉइंट आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बार आता है। ज़रूरी नहीं है कि आए, लेकिन आता बहुत है। ज़्यादातर इससे क्वेश्चन उठते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। तो इनके बारे में जानिए कि जो क्या थी, ये एक वेट लिफ्टर थी जो कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। इनके जो पापा थे वो पुलिस में हवलदार थे। जब ये 12 साल की थी तब से इन्होंने वज़न उठाने का अभ्यास करने लगी थी, प्रैक्टिस करने लगी थी। अब वे एक बार में कितना किलोग्राम वज़न उठा लेती हैं? 130 किलोग्राम वज़न उठा लेती हैं। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। उनकी जो 4 बहनें भी हैं जो कि रोज़ वेट लिफ्टर उठाने का अभ्यास करती हैं। तो कुछ ये पॉइंट्स हैं, इनसे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे हैं हम उसको देखते हैं। ये देखिए, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा था सीटेट के एग्ज़ाम में वो ये था, कर्णम मलेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वो अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि उन्होंने भारत से बाहर 29 मेडल जीते हैं। सेकंड है वो कर्नाटक की हैं, बिल्कुल नहीं, अभी हम लोगों ने पढ़ा है वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी।
थर्ड पॉइंट है उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, बिल्कुल सही। वो 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती हैं, जो कि बिल्कुल सही पॉइंट है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो आज तक 130 किलोग्राम वज़न उठा सकती हैं। जब वो 12 वर्ष की थी तब से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी, बिल्कुल सही। यानी कि इसका 134 जो कि ऑप्शन दिया है सेकेंड, बिल्कुल सही है। पहला पॉइंट भी बिल्कुल सही है, थर्ड पॉइंट भी बिल्कुल सही है और फोर्थ पॉइंट भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन 2 बिल्कुल सही दिया है। इस तरह से सीटेट में क्वेश्चन आते हैं कर्णम मल्लेश्वरी से। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 लेडीज़ दिख रही होंगी जो कि दादी नानी जैसी दिखती हैं, लेकिन ये तीनों बहनें हैं। एक का नाम है ज्वाला, एक का नाम है लीला और एक के नाम है हीरा। ये मुंबई में रहती हैं। ये तीनों कबड्डी खेलती थी और दूसरों को सिखाती भी थी। ज्वाला बताती हैं, जब यहाँ पे लिखा है हम जब छोटे थे तब लोग लड़कियों को ये खेल खेलने नहीं देते थे। लोगों को लगता था कि अगर लड़कियाँ छीना झपटी वाले खेल खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते थे, इसीलिए भी लोग खेलने से मना करते थे। तीनों ही बहनें काफ़ी छोटी थीं जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी माँ और उनके मामाओं ने तीनों ने पाला। दोनों मामा खो खो और कबड्डी खेला करते थे। उन्हीं से ये शौक इन बहनों में भी आया। इनकी जो सबसे छोटी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि जो इनकी सबसे छोटी बहन थी हीरा, वो कबड्डी की कोच भी बनी। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट है अध्यापक के लिए। इन उदाहरणों के द्वारा कक्षा में बच्चों का ध्यान इस ओर दिलाइए कि कई बार लड़कियों को खेलने के मौके लड़कों के बराबर नहीं मिलते। इस पर चर्चा करवाई जा सकती है। माँ के भाई को मामा कहते हैं। चैप्टर जो 11 है वो है फुलवारी। इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है, उत्तरांचल में पहाड़ों के बीच में से एक ऐसी जगह है जहाँ जहाँ फूल ही फूल होते हैं। ये फूलों की घाटी कहलाती है। यानी कि एक क्वेश्चन इस तरह से उठ सकता है कि फूलों की घाटी किसे कहते हैं, तो उत्तरांचल में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही फूल होते हैं हर जगह पे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं। उसके बाद इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है मधुबनी पेंटिंग के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सीटेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मधुबनी पेंटिंग से काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, आने के चांसेस भी हैं। तो ये जो पेंटिंग है ये दिखाई गई डिज़ाइन को यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं एक यहाँ पे डिज़ाइन दी गई है, यही है मधुबनी पेंटिंग। सबसे पहले इस मधुबनी पेंटिंग को मधुबनी पेंटिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है जहाँ पर त्योहारों में खुशियों के मौके पर वहाँ घरों की दीवारों पर आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। किस चीज़ से बनाए जाते हैं, चावल के आटे को पीस कर उसका घोल बनाकर उसमें ओरिजिनल जो मतलब कि जो नेचुरल रंग होते हैं, मतलब कि कोई भी केमिकल वाले रंग नहीं यूज़ किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे रंगों के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है, उससे ये पेंटिंग बनाई जाती है। चित्र में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछली और अन्य कई जीव जंतुओं के साथ ये पेंटिंग बनाई जाती है, साथ में बनाई जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दिखाई गई डिज़ाइन को मधुबनी कहते हैं। ये चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा, क्योंकि बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घरों की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। ये चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे पेंटिंग आप देख सकते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट में, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। इससे जो मधुबनी पेंटिंग से जो क्वेश्चन आया था वो इस तरह से आया था सीटेट में, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। पहला दिया था, इस
इन चित्रों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही, अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया है। सेकंड है, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाई जाती हैं। बिल्कुल सही। थर्ड है, ये लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। बिल्कुल सही है। उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट दिया है, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध ज़िला है। बिल्कुल नहीं, मधुबनी कहाँ का है, कहाँ का ज़िला है, वो तो बिहार का है, इसलिए जो फोर्थ पॉइंट है वो इसका गलत है। यानी कि ए बी सी 3 पॉइंट इसके सही हैं, जो कि सेकंड ऑप्शन दिया है। ए नहीं, सेकंड नहीं दिया है, फोर्थ दिया है ए बी सी। डी रॉन्ग है, यानी कि जिसमें डी है वो क्रॉस करना है। तीनों में डी है, पहले ऑप्शन में भी, थर्ड ऑप्शन में भी और सेकेंड ऑप्शन में, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए बी सी। सेकेंड जो क्वेश्चन इससे आया था वो इस तरह से आया था, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। पहला है सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट। सेकेंड है पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, या फिर थर्ड है विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग, या फिर फोर्थ है अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर वेस्ट। तो आप सभी को पता है मधुबनी पेंटिंग किससे बनाई जाती है, चावलों के घोल में रंग मिला के बनाई जाती है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो दिया है पिसे हुए चावल के रंगीन घोल से। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं सीटेड में, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। अगला जो है, अध्यापक के लिए बच्चों को नक्शे में उत्तरांचल ढूंढने के लिए प्रेरित करें। आप मैप ज़रूर देखें, क्योंकि मैप से रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में ईवीएस के पोर्शन में ज़रूर आता है। मैं डिस्कस करूँगी आगे मैप को पूरा, कि कौन सी जगह कहाँ पे है, क्या क्या पड़ता है, उसको आप ज़रूर देखें। उसके बाद यहाँ पे जो मेन पॉइंट है दिए हैं इस चैप्टर में, वो ये दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मेन पॉइंट दिया है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोज़ा और नीलिमा को कचनार के फूलों की सब्ज़ी बहुत पसंद है, यानी कि कचनार के फूलों की सब्ज़ी बनती है, जो कि उत्तर प्रदेश में लोग खाते भी हैं। उसके बाद है, केरल की यामिनी अपनी अम्मा से केले के फूलों की सब्ज़ी बनाने की फरमाइश करती है, यानी कि केले के फूलों की सब्ज़ी भी बनती है, जो कि केरला में खाई जाती है। महाराष्ट्र की ममता और ओमर को सहजन के फूलों के पकोड़े बहुत पसंद है, यानी कि सहजन के फूलों के पकोड़े बनते हैं, जो कि महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए थे। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट दिया है, बहुत से फूल जैसे कि गुलदावरी है, जीनिया है, से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़ों की उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं, यानी कि जो हम लोग डाई कराते हैं कपड़ों में, उस जो ये गुलदावरी है, कई फूल ऐसे हैं जिनके रंगों से हम लोग के कपड़ों की डाई होती है। तो एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इत्र का जो मशहूर है, इत्र के लिए जो ज़िला मशहूर है वो कौन सा है, वो कन्नौज है, यानी कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज ज़िला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। तो क्या क्या होता है कन्नौज में, गुलाब जल, इत्र और केवड़ा तैयार किया जाता है कन्नौज में। इस काम में हज़ारों लोग लगे हुए हैं। तो आपको याद रखना है कि इत्र का जो इत्र के लिए जो मशहूर ज़िला है वो कन्नौज है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहाँ पे गुलाब जल, केवड़ा, इत्र ये सब बनता है। उसके बाद यहाँ पे अध्यापक के लिए जो पॉइंट दिया है कि बच्चों को नक्शे में उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र ढूंढने को कहें। बच्चों को बताएं कि इत्र फूलों का शुद्ध अर्क होता है। तो ये याद रखिएगा, इत्र फूलों का शुद्ध अर्क होता है। और हम लोग मैप डिस्कस करेंगे, उत्तर प्रदेश कहाँ पड़ता है, केरल कहाँ पड़ता है और महाराष्ट्र कहाँ पड़ता है। तो चलिए मैप देखते हैं। भारत का मैप यहाँ पे शो हो रहा है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद आप इधर जाएंगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र पड़ता है, कर्नाटक पड़ता है, केरल पड़ता है। इस तरह से बच्चों को, अध्यापक के लिए बच्चों को दिखाएं कि मैप में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ पड़ती है। इस तरह से इन चैप्टर्स में जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे सीटेट से रिलेटेड, वो मैंने बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।